नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीएसआर में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन बुक आती है, तृतीय संस्करण है उसका। इससे हम लोग अभी बिहार का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करेंगे। इस बुक में मध्यकालीन इतिहास बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से दिया हुआ है, जिसको पढ़ने पर आपका बिहार का मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मॉडर्न का नहीं पढ़ा है तो उसको जाके आप ज़रूर पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुके हैं। मिडिवल पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, इसके बाद बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसके बाद कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी तक के घटनाओं को शामिल करते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है, जबकि अंत यूरोपियों के आगमन से होता है। जब बिहार में तुर्क लोग आते हैं तो बिहार की मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, और जब बिहार में अंग्रेज लोगों का आगमन होता है तो उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री बिहार की ख़त्म हो जाती है। सबसे पहला है सल्तनत काल में बिहार। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। वस्तुतः उसने 12वीं सदी के अंत तक तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य में बिहार पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। जो बिहार शरीफ है, बिहार के मैप में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बिहार शरीफ दिखेगा, तो वो बख्तियार खिलजी के समय में तुर्क शासन का प्रमुख बिहार शरीफ को ही था। इस समय तक पटना मुख्य रूप से बिहार की राजनीति का केंद्र नहीं बना था, वो शेर शाह सूरी के समय में बनेगा। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि पहले राजगीर रहता है, और राजगीर के बाद पाटलिपुत्रा और वैशाली कुछ दिन के लिए था। उसके बाद राजगीर के बाद मूलतः कौन सा बन जाता है, पाटलिपुत्र बन जाता है राजनीतिक केंद्र। लेकिन मध्यकाल में बिहार शरीफ जो है वो रहेगा। उसके बाद फिर पटना का स्थान आता है बाद में जाके। पटना नाम ही तुर्क सूरी द्वारा दिया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। इसने स्वयं विजित तात्कालिक प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया था। बख्तियार जो इसके द्वारा विजित प्रदेश थी उसकी राजधानी किसको बनाया था, लखनौती, जिसका लक्ष्मणवटी नाम था। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। जयनगर जो है नेपाल बॉर्डर के पास में, और मिथिला का क्षेत्र यानी कि उत्तरी बिहार का क्षेत्र हो गया, तो उसके जो शासक थे ना, कर्नाट वंश के नरसिंह देव, उनको हराया था, और जयनगर के गुप्त शासकों को भी इसने हराया था। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी थी। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बार एक जगह है पर अधिकार कर लिया। बार पटना के पास जगह है। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया था। किसको हराया था? बिहार का शासक कौन था? इवाज। इसको किसने हराया था? इल्तुतमिश ने हराया था राजमहल की पहाड़ियों में, यानी कि भागलपुर और बंगाल का जो इलाका है, भागलपुर का बंगाल के साथ जो सीमा लगता है, भागलपुर बंगाल का इलाका, वहाँ पर उसको हराया था। भागलपुर का बंगाल के साथ सीमा लगता है, कन्फर्म हो ये? बिहार के किन किन जिलों का सीमा लगता है बंगाल के साथ? भागलपुर की सीमा नहीं लगती है। किन किन का लगता है? किशनगंज सबसे पहले चले जाओ, उसके बाद आ जाओ पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। इन्हीं तीनों का तो लगता है ना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना। इन्हीं तीनों का लगता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया था। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ये सभी नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, एक जगह नोट्स बना लो ताकि अगली बार आपको नोट से रिवीजन हो जाए। 1229-30 में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया गया। 1229-30 में उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती बंगाल को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार का सूबेदार बने थे, है ना। और इसका PDF चाहिए हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर, वो मिल जाएगा वहाँ पर आपको PDF। अगला है कि सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बनाए गए थे, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही। इल्तुतमिश से पहले कौन था दिल्ली सल्तनत का शासक? तो ऐबक था। ऐबक के बाद इल्तुतमिश बनेगा, और इसको क्या कहा जाता है? गुलाम वंश है। ये गुलाम वंश है। ओके। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने
जिसमें शक्र सिंह पराजित हुआ, उसने अलाउद्दीन से समझौता कर लिया था। दरभंगा का महाराजा था ये। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरसिंह देव को हराया था। किसने हराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। हरसिंह अपने शासनकाल में एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहा। हरि सिंह जिनका नाम है, हरि सिंह, इनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। इसको गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बनेगा शासक? मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की शुरुआत ही होता है गयासुद्दीन तुगलक से, और फिर फिरोज शाह तुगलक बनता है शासक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार प्रांतपति मजदुल मुल्क था। कौन था? एमबीटी के समय एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। एम से मोहम्मद हो रहा है, एम से मजदुल मुल्क हो रहा है, दोनों ठीक ना, इसको ऐसे याद रखना। मजदुल मुल्क था मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार। टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत कौन सा इलाका हो गया? अभी अगर तिरहुत प्रमंडल देखें या तो उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है दोनों चंपारण, पूर्वी या पश्चिमी दोनों चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब इलाके आते हैं। ओके, तो तिरहुत के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तुगलकपुर, है ना। तिरहुत को क्या नाम दिया गया? तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगृह यानी राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम मलिक बयां को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में ही स्थित है। 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। किसके द्वारा? सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के द्वारा 1394 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया? ख्वाजा जहां को, है ना। अगला है कि लोधी काल में बिहार पर नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हो गई। नुहानी अफगानों की बात कर रहा है। सिकंदर लोधी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर दिया। सिकंदर लोधी ने किया था दरिया खां नुहानी को। शेर शाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। ये भी बहुत बार पूछा है। फरीद खां ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार का अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को हराया था। गयासुद्दीन महमूद कहाँ का शासक था? तो बंगाल का शासक था। कब हराया इसको? इसको हराया 1534 ईस्वी में। 26 जून 1539 को इसने चौसा बक्सर के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। कब हराया? 26 जून। ये डेट इसलिए याद रखना, बीपीएससी कभी कभी माथा घूमता है बीपीएससी का, तो वो ये भी पूछ लेगा। 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराया। चौसा के बक्सर के समीप है, जहाँ पर गंगा जी बिहार में प्रवेश करती है, वही ये जगह है। शेर खां चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर विराजमान हुआ। और जब ये चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था, एक कहानी बताता हूँ। चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था बाबर और किसके बीच था? बाबर और मेदिनी राय। कौन थे? बाबर और मेदिनी राय के बीच में जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था, तो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था शेर खां, है ना। इसने क्या बोला था उस समय कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन मुगलों को मैं भारत के बाहर खदेड़ दूंगा, और इसने सच कर दिखाया, है ना। तो शेर खां चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन विराजमान हुआ। ये भी पूछता है किस युद्ध में उसने बोला था, तो उसको याद रखना, चंदेरी का युद्ध। चौसा में पराजित होने के एक वर्ष बाद ही हुमायूं द्वारा 1540 ईस्वी में कन्नौज तथा बिलग्राम के निकट फिर एक युद्ध के लिए शेर शाह को ललकारा गया। इसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोनों ही कहा जाता है। बिलग्राम के युद्ध के 17 मई 1540 ईस्वी के नाम से जानते हैं, और इसमें शेर शाह की फिर से विजय हो गई। 10 जून 1540 को आगरा में विधिवत रूप से शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को पुनः 1541 में बिहार की राजधानी बना दिया। तारीख़ दाऊदी, जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की है। तारीख़ दाऊदी पुस्तक के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसमें शेर शाह का बहुत ही समृद्ध इतिहास है। तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाने के लिए यहाँ दुर्ग का निर्माण भी करवाया।
शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसके निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेर शाह ने किया, जबकि पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। इस्लाम शाह शेर शाह का बेटा था, इसके बाद यही शासन किया। इसकी एक और खासियत है, इस्लाम शाह ने जो कानून है, मुस्लिम कानून है शरिया, उसका क्या बोलते हैं उसको संहिताबद्ध करवाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लामिक कानून का एकीकरण किया था, है ना। संहिताबद्ध मतलब कहने का मतलब कोड बनाना, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है ना, वैसे ही कोड बना, मतलब अब लिख दिया गया कि इस सज़ा के लिए इस मतलब अपराध के लिए ये सज़ा दी जाएगी, इस अपराध के लिए ये सज़ा दी जाएगी, इस अपराध के लिए ये सज़ा दी। इससे क्या होगा, और सब लोग इसको फॉलो करेंगे, इससे क्या होगा, एक अपराध के लिए अलग तरह की सज़ा दो आदमी को नहीं दिया जा सकता। तो इस्लाम शाह का ये भी योगदान है इस्लामिक लॉ के लिए, है ना। शेर शाह द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार के सूबेदार मुक्ता का पद प्रदान किया गया था। शेर शाह द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन उन्होंने ही आरंभ करवाया। शेर शाह सूरी एक दूरदर्शी कुशल प्रशासक था। उसने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं, का निर्माण करवाया और यातायात की व्यवस्था सुगम की थी। इससे वे दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था। शेर शाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण की और किया तथा 1543 में उस पर विजय प्राप्त कर लिया। मल्लू खां मालवा का शासक था, जिसकी उपाधि कादिर शाह की थी। और शेर शाह के समय में कर व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। जैसे शेर शाह का मान लो ये साम्राज्य है, इधर कलकत्ता हो गया, इधर बंगाल हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर सिंध का प्रदेश हो गया जो पंजाब पाकिस्तान के पास है। तो पता है पूरे उत्तर भारत में इसका शासन था। पूरे उत्तर भारत में दो ही जगह पर कर लगता था व्यापारियों को, एक जब वो यहाँ से इंटर कर रहे हैं साम्राज्य में, एक जब वो यहाँ से इंटर कर रहे हैं। बाकी पूरे साम्राज्य में कोई भी कर व्यवस्था कहीं पर किसी व्यापारी से सीमा शुल्क पर नहीं वसूली जाती थी, यानी कि आबाद था व्यापार, है ना। मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह राठौर राजपूतों की वीरता, उनके श्रेष्ठ पराक्रम से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसे कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठेगा। शेर शाह 68 वर्ष की आयु में 1540 में सिंहासन में बैठा। हालांकि वह केवल 5 वर्ष तक राजगद्दी पर रहा, लेकिन इतने ही समय में उसने ऐसा कार्य किया कि इतिहास में अमर हो गया। 5 साल ही काफ़ी होते हैं। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया। रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली का किला ए कुहना नामक मस्जिद उसी ने बनवाई है। पुरानी किला जो है दिल्ली का, उसको देखने जाना। दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो अच्छी जगह है घूमने के लिए। शेर शाह ने किसानों की दशा सुधारने और राज्य की आय निश्चित करने के उद्देश्य से भूमि व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। भूमि के माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी, सन एक लकड़ी होता है, का प्रयोग किया। कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत उसी ने की। पट्टा प्रथा क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे ये पट्टा है, इस पर लिखा गया AVINASH, मेरा नाम लिख दिया अविनाश, है ना। पट्टा पर लिख दिया मेरा नाम। इसमें लिखा जाएगा इसके पास इतनी ज़मीन है। इस ज़मीन का पैमाना मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस ज़मीन का लोकेशन ये है, ज़मीन की चौहद्दी ये है। पूरब में मिस्टर ए रहते हैं, पश्चिम में दक्षिण में मिस्टर बी रहते हैं, है ना। ऐसे ही मिस्टर सी रहते हैं। ये चौहद्दी हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे पट्टे पर किसान का नाम, ज़मीन का नाप, ज़मीन का प्रकार, ज़मीन कितना उपज देती है, इस ज़मीन से कितना कर लिया जाएगा, ये सब लिखा होता था, है ना। उसका हुलिया तक किसान का लिख देते थे, जिससे पहचाना जा सके कि ये किसान कौन है। इस चीज़ को याद रखना। इसको पट्टा कहते थे। पट्टा से क्या होगा कि धांधली कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, धांधली कम हो जाएगी पट्टा से। ओके, तो यही था पट्टा प्रथा की शुरुआत की और उसने पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला। 1/3 भाग, 1/3 को भी याद रखना, पता चल जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितनी बार। शेर शाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। उसने पुराने घसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया ही नाम था उस समय भी, ओके ना। तो उसने शुद्ध चांदी का रुपया चलवाया था, ओके। और रुपया 180 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन का होता था, तांबे का दाम। और इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक सिक्के चलाए। जैसे एक का चरन्नी भी होता है, 25 पैसा भी होता है, 50 पैसा, एक ही पैसा का अलग अलग भाग है नहीं है। तो उसी तरह के सिक्के उसने चलवाए। चांदी का रुपया और तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था, है ना। शेर शाह द्वारा एक दिन सैनिक के कार्य के निरीक्षण के दौरान एक हथगोला फट गया और जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 2 कहानी है। देखो, एक तो ये कहानी है, लेकिन सबसे जो मान्य कहानी उसमें है कि कालिंजर का किला,
जहाँ पर आक्रमण कर रहा था शेर शाह, तो उसी दौरान किले से एक हथगोला जो होता है वो टकरा के वापस आ गया, है ना, फटने की जगह। और शेर शाह जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर बारूद की ढेर लगी हुई थी, तो वो शेर शाह के समीप आगे फट गया और वो मारा गया था। यही है कहानी। कालिंजर के किले के दौरान आक्रमण के दौरान मरा था ये, युद्ध के मैदान में। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से 27 मई 1545 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। इसका पुत्र का असली नाम क्या था? जलाल खां। उसने नाम क्या कर लिया? इस्लाम खां, इस्लाम शाह। मुगल काल में बिहार है अगला। बिहार महान अफगान सम्राट शेर शाह द्वारा स्थापित सूरवंश के पतन के बाद बिहार अफगानों का अधीन बना रहा। इसमें ताज खां करारानी, अफगानी नाम है ये सारे, सुलेमान खां, दाऊद खां करारानी आदि प्रमुख रहे। इन लोगों ने बिहार पर अपना नियंत्रण 1580 तक बनाए रखा, जब तक अकबर ने पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर लिया तब तक। अगला है कि सुलेमान खां ने 1556 ईस्वी से 1572 तक शासन किया और अपने अधिकार क्षेत्र का उड़ीसा तक विस्तार किया। सुलेमान खां ने उसने तत्कालिक मुगल सम्राट अकबर के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार बनाए रखा, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने अकबर के प्रति अहंकारी रवैया अपनाया। फलतः मुगल शासक अकबर ने 1574, 1574 में, इसको बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 बार पूछा है इसको, में बिहार पर आक्रमण किया और 1576 में पटना पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? पटना में कब अधिकार किया है? 1576 ईस्वी में आक्रमण किया, 1574 ईस्वी में, 1574 में। तथा दाऊद खां इस नगर से पलायन कर गया। दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। 1580 तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। अभी ऊपर आया था ना, 1580 तक अफगानियों का बिहार में कब्जा रहा, लेकिन 1580 के बाद मुगलों का संपूर्ण रूप से सत्ता स्थापित हो गया। अकबर द्वारा नियुक्त बिहार के प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अधिक प्रसिद्ध हैं। किसको बनाया गया था बिहार का प्रांतपति? बहुत सारे बने, उसमें मान सिंह सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने 1587 से 1594 ईस्वी के दौरान मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। उन्होंने गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया। रोहतास को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? मान सिंह ने। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश, छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। अब बीपीएससी का नजर जाएगा तो कभी क्या पूछेगा कि निम्न से खोखरा देश के नाम से किसको जाना जाता था मध्यकाल में? तो खोखरा देश का मतलब क्या हो गया? छोटा नागपुर का इलाका। छोटा नागपुर पठार जो है, खनिज से भरा हुआ इलाका, छोटा नागपुर उसी को कहते थे। इस क्षेत्र के हीरे की खान पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में इस क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था? 1621 ईस्वी में। इसके बाद यह पद केवल कुमारों को ही दिया जाने लगा। 1702 में औरंगजेब अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने पटना को अजीमाबाद का नाम दिया। राजकुमार अजीम ने पटना का क्या नाम रखा? अजीमाबाद। ओके। और उसका पुनर्निर्माण भी करवाया, पटना का पुनर्निर्माण करवाया अजीम ने। बाढ़ जगह है, बाढ़ में राजकुमार अजीम को अजीमुस्सान की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। उसने अजीमुस्सान को पुनः बिहार का सूबेदार बना दिया। 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार चला। फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ था। उसका शासनकाल 1712-1719 तक रहा। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आ जाता है। 1733 ईस्वी तक बंगाल के नवाब द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया गया। किसके द्वारा? बंगाल के नवाब द्वारा। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक यह स्थिति वैसे के वैसे ही कायम रही थी। किसके द्वारा? बंगाल के अंदर बिहार पूरी आ गया था। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने बिहार और उड़ीसा को अपने अंदर अधिग्रहित कर लिया। बिहार में चेर वंश, पाल वंश के पतन के बाद, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी 780 ईस्वी के आसपास। और धर्मपाल जो शासक हुआ है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापना की थी, वो सब पाल वंश के ही हैं। तो पाल वंश के पतन के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में कुछ क्षेत्रों पर जनजातीय राजाओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। इन जनजातियों में चेर जनजाति प्रमुख थे। चेर जनजाति थे जिन्होंने बिहार पर शासन किया।
चेरों के द्वारा 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों पर अधिकार किया जा चुका था। कहाँ कहाँ पर? जैसे चौकोर बाल बिहार है ना, तो इसके किस इलाके पर? इसके इस इलाके पर, है ना, इस इलाके पर चंपारण मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों पर अधिकार किया जा चुका था। चंपारण और मुजफ्फरपुर, अगर ये बिहार है, ये बीच से गंगा बह रही है, तो ये इलाका मुख्य रूप से हो गया, है ना। 1611 में उज्जैनों तथा चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनी वंशीय राजा विजय हुए। चेर वंश के राजा फूलचंद्र को जगदीशपुर भोजपुर के मेले को आरंभ करने का भी श्रेय दिया जाता है। भोजपुर के मेले को किसने शुरू किया था? चेर वंश के राजा थे फूलचंद्र, उन्होंने ही शुरू किया था। मेदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरों का सबसे प्रमुख शासक रहा। 1660 ईस्वी में चेर राजवंश के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में पर मुगलों का अधिकार हो गया था, 1660 ईस्वी में। ओके। बिहार में नुहानी वंश 1495-96 में दरिया खां नुहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह अपने पद पर 1523 ईस्वी तक बना रहा, 1523 तक। इसके पश्चात इसका पुत्र बहार खां नुहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। कौन बना इसके बाद? बहार खां नुहानी शासक बना, दरिया खां नुहानी के बाद। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खां ने बिहार को स्वतंत्र शासन स्थापित किया तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की। प्रथम पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई है, उसके बाद बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र स्थापित कर लिया सत्ता। बहार खां 1526 में कनकपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बहार खां ने। बहार खां के बाद फरीद खां शेर शाह के संरक्षण में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना था, शेर शाह के संरक्षण में। ओके, तो ये बिहार से संबंधित मध्यकाल के फैक्ट थे। अगर आपको और भी मध्यकाल से पढ़ना हो तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने केबीसी नैनो की जो बुक आती है उससे पूरा मध्यकाल कंप्लीट किया, उसमें बहुत सारा कंटेंट है। ओके, ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर कर देना थोड़ा सा जहाँ भी हो। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। ये इसमें वो फैक्ट रहते हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो डायरेक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला को उपाधि धारण की, फिर बाद में सुल्तान की। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने ही बनवाया था। 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन बलबन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्की शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार का प्रथम सरदार था। इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त कौन था? मलिक अलाउद्दीन जानी। 1616 ईस्वी में मनेर पटना में इब्राहिम खां द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कौन सा? 1616 ईस्वी में मनेर में बनाया गया है, पटना में मखदूम शाह दौलत जी का मकबरा बनाया गया है। ये बिहार के मध्यकालीन इतिहास से मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। किसने बनवाया था? इब्राहिम खान ने बनवाया था। बाज बहादुर को जहांगीर कुली खान की उपाधि प्राप्त थी। अगला है कि मुगल शासक अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखानों का निर्माण करवाया था। ये कब पूछा है? ये 66 बीपीएससी में पूछा था। सल्तनत कालीन शासक बलबन ने रौह और लख्त की नीति अपनाई थी। मुगल काल में पित्रादुरा शैली क्या होता है कि पत्थर से फूल बना के, जैसे मान लो एक ढांचा मैंने ये बनाया, अब इसमें अंदर लाल कलर का इसमें फूल बनाना है, तो ये कलर नहीं होगा, ये लाल कलर का पत्थर होगा जिसको मैं काट के इस ढांचे में डाल दूंगा, है ना। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। जैसे ये पेड़ है तो यहाँ पर कोई पत्ती है तो ये पत्ती पत्थर का बना होगा, अलग कलर का, है ना। यहाँ पर कोई है तो ये भी अलग कलर का बना होगा, यहाँ पर है तो ये अलग कलर का होगा। सर्च करना पित्रादुरा शैली, जिससे दिमाग में छप जाए। ताजमहल में इसी का यूज़ किया गया बनाने में, इसीलिए ताजमहल अद्भुत है। तो पित्तादुरा का संबंध दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। कीमती पत्थरों को जोड़ कर फूलों की नक्काशी किया जाता था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूरा जैसे उपज का आधा लगभग 50% भाग निर्धारित किया था कर के रूप में। शेर शाह सूरी के समय 1/3 भाग।
और अलाउद्दीन खिलजी के समय में सीधे सीधे 50%। भू राजस्व की दरें संभवतः इसके काल में सबसे ऊंची थी। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन ने मध्यकालीन कश्मीर में 1420 से 1470 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों द्वारा 40 साल तक काम करने का वर्णन ब्रिटिश व्यापारी और यात्री विलियम फिंच ने किया। विलियम फिंच ने बताया है कि वहाँ पर लगभग 20,000 लोग 40 साल तक काम करते रहे थे, तब जाके अकबर का किला इलाहाबाद वाला बन पाया था, प्रयागराज वाला। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं सदी से प्रारंभ हुआ। ये सभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए शॉर्ट फॉर्म उसको दे दिया है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया, जिसमें भारत में अकबर का शासन था। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। ओके, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। 18 क्वेश्चन है, सबको कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि पचरिनकारी, इसको पित्रादुरा शैली नाम याद रखना, निम्न से किससे संबंधित था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्काशी करने से संबंधित है पित्रादुरा शैली। दूसरा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? अकबर ने बनवाए थे। तीसरा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी, बी आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसने अस्पताल भी बनवाए थे, खैराती अस्पताल। पांचवा एक मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ये तो यूपीएससी में ही पूछा गया 2019 में। इसी में 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेना, तो जहांगीर के काल में। पांचवा का ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो सैनिकों से संबंधित था ये प्रणाली। छठा का आंसर बी हो जाएगा। और ये अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा। ओके, हर जो कोई भी शासक, कोई भी आदमी व्यक्ति जो था ना अकबर के शासनकाल में, वो कोई ना कोई मनसब का पद प्रदान किया गया था उसको, यानी कि मनसबदार था वो। और ये कहाँ से लिया था अकबर ने? तो ये लिया था अकबर ने मंगोलों से। इस प्रणाली को क्या कहा जाता था? मंगोलों के द्वारा, मंगोलों की सैन्य प्रणाली को क्या कहा जाता है? दशमलव वाली सैन्य प्रणाली। ये क्वेश्चन है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो मंगोलों की जो दशमलव आधारित सैन्य प्रणाली थी, उसी से अकबर ने मनसबदारी प्रथा को लिया था। मनसबदार है ना, मनसबदार में क्या होता था? जात और सवार होता था। जैसे मान लो कोई एक ए नाम का इंसान है, इसको हमने बोला कि आपको 5,000 की मनसबदारी दी जाती है। तो जात क्या होगा? जितना इसको रुपया मिलेगा सरकार से। मान लो इसको 5,000 के सैनिक रखने के लिए उसको मान लो 50,000 रुपया मिला। सवार क्या होगा? ये कितने घोड़ों की संख्या रखेगा, इसके अंदर में कम से कम मान लो इसको 1,000 का सवार दे दिया गया। तो ये ए नाम का इंसान जिसका 5,000 का मनसबदार प्रदान किया गया है, इसके पास 50,000 के करीब में रुपया इसको हर साल मिलेंगे, और इसको 1,000 सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना होगा किसी भी हालत में। मनसबदार कौन हो गया? ए हो गया। इसका मनसबदारी कितने का मिला हुआ है? 5,000 का मिला हुआ है, या 50,000 का मिला हुआ है, या 10,000 का मिला हुआ मनसबदारी। इसको खर्च करने के लिए सैनिक को 50,000 रुपया मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता था? इसको जात कहा जाता था। और सवार का मतलब क्या होगा? कम से कम 1,000 सैनिक ये जरूर रखेगा अपने अंदर, हमेशा रेडी टू वॉर। तो मनसबदारी प्रथा सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए था। आप लोग कितना समझे पता नहीं, मैंने कोशिश की है समझाने की एक थोड़ा सा। वैसे डिटेल में नहीं पढ़ना है, जिनका ऑप्शनल नहीं है उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस ये याद रखना, मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी भारत में। कहाँ से ली थी उसने? मंगोलों की सैन्य पद्धति से ली थी, दशमलव प्रणाली। कश्मीर घाट के अंतिम मुस्लिम शासक कश्मीर घाटी होगा यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर दफन है? तो 7वां का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नालंदा में उनका समाधि है, जो भी है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 8 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। बाजार प्रणाली जो है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी का ही है, जिसमें क्या है? हर चीज़ का दाम फिक्स कर दिया गया कि इससे ज़्यादा आप किसी भी चीज़ का दाम नहीं ले सकते, है ना। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की ही है। और पीडीएस प्रणाली,
पब्लिक में अन्न बांटने का वगैरह वगैरह चीज़ों का प्रणाली भी इसी ने शुरू किया था सल्तनत काल में। बीपीएससी क्वेश्चन है ये। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को, सुल्तान जैनुल आबदीन को। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तभी आया था विलियम फिंच ने बोला था। 10 का सी आएगा। जब भी विलियम फिंच आए तो अकबर को जरूर याद करना। भारत में कागज़ का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। कागज़ दुनिया में सबसे पहले चीनियों ने बनाई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये बहुत बार पूछा है। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, अकबर के शासनकाल में गठन हुआ था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? अभी किया है हमने, मलिक जानी को। 16 है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, 1532 ईस्वी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह द्वारा चलाए गए चांदी के रुपया और तांबे के दाम में क्या अनुपात था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1:64 का था। चांदी का 1 तो 64 का, तांबे का 64 सिक्का लगाना पड़ेगा। औरंगजेब ने बिहार में किसे प्रांतपति और सूबेदार नियुक्त किया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा अजीम उस्सान को नियुक्त किया था। तो आज का वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया। बिहार का मध्यकालीन भारत एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया हमने। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, है ना। फीडबैक जरूर देना चाहिए, इसी हिसाब से आगे की गाड़ी चलती है। कमेंट करके पसंद आया तो लाइक करना, लाइक का बटन है। डिसलाइक का भी बताना, ना पसंद आया तो, लेकिन कारण बताना। ओके, थैंक यू।